था। वो बस इतना कहता है कि पूनम ने किचन में चूहा देख लिया था और वो चीखें मारने लगी। ये सुनकर कविता हंसने लगती है और उसे देखकर रवि भी। समय बीतता है। पूनम चिंटू के लिए सोफे पर बैठे रहती है और दलीप भी उसके पास ही रहता है और चंदा बचा हुआ खाना बनाती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाते हैं और चंदा पूनम को कहती है, बेटी अब रात हो गई है, चिंटू भी तेरी गोदी में सो रहा है, अब तू भी सो जा। ये सुनकर पूनम कहती है, नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप दोनों मेरे पास ही रहो। ये सुनकर चंदा कुछ सोचती है और दलीप से कहती है, ठीक है तो आप अंदर सो जाओ, मैं पूनम के साथ यहीं हॉल में ही बिस्तर डालूंगी। फिर वो रवि को आवाज़ देकर बुलाती है और रवि वहाँ आता है और कहता है, हाँ माँ। बेटा, मैं यहीं पूनम के साथ सो रही हूँ, वो तेरे पिताजी को कमरे में छोड़ा। क्या हुआ, आप क्यों सो रही हो, आपको कमरे में नहीं सोना क्या? बेटा, मैं यहीं पूनम के साथ सो रही हूँ, एक काम कर पिताजी को कमरे तक छोड़ा। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों सो रहे हो, कमरे में क्यों नहीं सो रहे? बेटा, पूनम अब तक डरी हुई है और अकेले नहीं सोना चाहती, तो मैं इसके पास यहीं सो रही हूँ, तो चिंता मत कर, हम आराम से सो जाएंगे। फिर अभी अपने पिताजी को उसके कमरे में लेकर आता है और सहारा देकर उसे बेड पर लिटा देता है। लेटने के बाद दलीप रवि को कहता है, बेटा, कहीं ये सब सच तो नहीं है ना? ये सुनकर रवि वहाँ खड़ा बस सोचता रहता है और अपने पिताजी से कहता है, आराम कीजिए पिताजी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। रात के 1 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे कि तभी अचानक से रवि और कविता का बेटा, जो उनके पास एक झूले में सो रहा था, रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जब तक रवि और कविता जगते, उससे पहले ही वो बच्ची जिसे पूनम और दलीप ने देखा था, वो उस बच्चे के पास आती है और उसके होठों पर उंगली रखकर धीमी आवाज़ में कहती है, श्श्श। वो बच्चा अचानक से चुप हो जाता है और उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगता है और कुछ देर बाद फिर से सो जाता है। और वो बच्ची उसके पास से सीधे पूनम और चंदा के पास जाती है और उन्हें देखती है। वो चंदा के पास जाकर उसके कान में कहती है, उठ जाओ। कि तभी चंदा की आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन में सोचती है कि किसने आवाज़ दी। वो ये वहम मानकर फिर सोने लगती है कि तभी उसे प्यास लगती है और वो पास रखे पानी के जग को उठाती है, पर वो खाली होता है। वो उसे लेती है और किचन की ओर जाती है और किचन में पहले पानी पीती है। उसके बाद उस जगह में पानी भरकर फिर से वापस अपने सोने की जगह आ जाती है और अपनी जगह लेट जाती है। फिर से वो बच्ची अचानक से उसके पास आती है और लेटी हुई चंदा की छाती पर बैठ जाती है। ये देखकर चंदा की सांसें फूल जाती हैं और उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकल पाता। डर के मारे उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो बच्ची चंदा के चेहरे पर अपना चेहरा लाती है और अपने मुंह से जीभ उसके मुंह पे फेरती है। उसकी जीभ काफ़ी लंबी थी और चंदा के चेहरे पर वो पूरी घुमाती है। चंदा इतना डरी हुई थी कि वो अपने पास सोई हुई पूनम को भी आवाज़ देकर जगा नहीं पा रही थी और वो बच्ची मानो उसके साथ खेल रही हो। अचानक से वो बच्ची रुकती है और चंदा उसकी आंखों में, और अचानक से वो बच्ची चंदा की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लेती है और चंदा का दर्द चीख बनकर उसके गले से बाहर निकलता है। अचानक चंद्रा घबरा कर नींद में उठती है और उठकर अपने चेहरे के ऊपर पसीना पोंछती है और कहती है, इतना डरावना सपना है, भगवान, हमारे परिवार के साथ ये सब हो क्या रहा है? वो वापस अपने बिस्तर पर लेटती है और सुबह होने का इंतजार करती रहती है। सुबह होती है। पूनम उबासी लेकर उठती है। वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, अब आप जग गई? ये सुनकर चंदा जवाब देती है, अरे मैं सोई कहाँ हूँ जो जग गई हूँ। क्या हुआ, आप सोई नहीं? नहीं बेटी, रात को मुझे एक डरावना सपना आया और मैंने उस सपने में एक बच्ची को देखा जो इंसान तो थी ही नहीं।
उसने मुझ पर हमला किया और मेरी नींद टूट गई। अरे माँ, ये बात थी तो आप मुझे जगा देती। पूनम अपनी माँ चंदा को कहती है। नहीं बेटी, मैं तेरी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। माँ, मुझे अब डर लग रहा है। रवि तो इन बातों पर ध्यान नहीं देगा, तो अब हमें कुछ और ही करना होगा। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। तो ठीक है, मैं चिंटू के पापा को यहाँ बुलाती हूँ, वो कोई समाधान ज़रूर निकालेंगे। फिर पूनम अपने पति को फ़ोन करके सारी बात बताती है और वो उससे कहती है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। समय बीतता है और कुछ घंटों के बाद पूनम का पति राकेश वहाँ आता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और शख्स था जिसने बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहने थे और देखने में वो कोई तांत्रिक लग रहा था। उसकी आंखें इतनी बड़ी और डरावनी थीं कि कोई भी उसमें आंखें ना मिला सके। हाँ हाँ, हम जल्दी अपने घर चलेंगे, पर अभी नहीं। राकेश को देखकर पूनम कहती है, अरे आप आ गए। और चिंटू भागकर राकेश के पास चला आता है और राकेश उसे गोद में उठाकर कहता है, कैसा है मेरा बच्चा। ठीक हूँ पापा, क्या आप हमें लेने आए हो। हाँ हाँ, हम जल्दी अपने घर चलेंगे, पर अभी नहीं। अब जाओ नाना जी के साथ खेलो। नहीं, मैं दीदी के साथ खेलूंगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर अजीब सा डर घर आ जाता है और राकेश पूनम से कहता है, कहीं हमारा बेटा उसी की बात तो नहीं कर रहा जिसकी तुम कर रही थी। पूनम जवाब देती है, मैं नहीं जानती, अब आप ही हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिला सकते हो। चिंटू जिस ओर गया था, राकेश उसी ओर जाने की कोशिश करता है, पर वो तांत्रिक उसे रोक लेता है और कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। तभी चंदा वहाँ आती है। वो चंदा को तांत्रिक के बारे में बताता है और फिर चंदा तांत्रिक से कहती है, अब आप ही कुछ करें बाबा, यहाँ ज़रूर कुछ तो है। ये सुनकर तांत्रिक चंदा से कहता है कि आप चिंता मत करें, बस आप एक हरी मिर्च लेकर आएं, आपकी सभी चिंता दूर हो जाएगी। ये सुनकर चंदा एक हरी मिर्च लेने किचन में आती है और तभी वहाँ रवि आ जाता है। वो राकेश को देखकर कहता है, अरे जीजा जी, आप यहाँ अचानक, सब ठीक तो है ना। और रवि की नज़र तांत्रिक पर पड़ती है और वो कहता है, ये कौन है। रवि ये जाने माने तांत्रिक हैं, तांत्रिक गजराज। तांत्रिक का घर आना रवि के मन में शंका पैदा कर देता है और वो पूनम की ओर देखकर कहता है, क्या तुमने जीजा जी को भी वो वाली बात बताई। हाँ रवि, राकेश को मैंने सब बता दिया। ये सुनकर रवि के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है इस घर में, क्या आप सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या। माँ कहाँ है। तभी चंदा वहां पर आती है और कहती है, लो बाबा जी हरी मिर्च। माँ, ये क्या हो रहा है, आप भी। हाँ बेटा, कल रात वो बच्ची मेरे सपने में आई और मुझ पर हमला किया। ये सुनकर रवि जोर से कहता है, अरे माँ, वो सपना था, सच थोड़ी ना था वो, समझने की कोशिश करो। अरे पर रवि, उस बच्ची का पिताजी को दिखना, फिर मुझे, और सपने में माँ को, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा आप समझे, लेकिन मैं कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता। मैं इसमें आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। ये कहकर रवि वहां से अपनी बीवी के पास कमरे में चला जाता है। रवि के चेहरे पर गुस्सा देखकर कविता उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो। कुछ नहीं, बस आज मूड खराब है। क्या, अब हम तो आपका मूड ठीक भी नहीं कर सकते, हमारी तो कंडीशन ही कुछ ऐसी है। ये सुनकर रवि कविता के करीब आता है और कहता है, तुम बस अपने लफ्ज़ों से यूं ही बातें करती रहो, मेरा मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तांत्रिक चंदा से वो हरी मिर्च लेता है और उसे अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसमें एक मंत्र फूंकता है और उस मिर्च को जमीन पर फेंक देता है। मिर्च जमीन पर गिरती है। ऐसा होता देख वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और तांत्रिक उन्हें कहता है, आपका शक सही था, इस घर में कोई काली शक्ति मौजूद है। ये सुनते ही पूनम को चिंटू की चिंता होती है और वो उसकी ओर जाने की कोशिश करती है जिस ओर चिंटू गया था, पर तांत्रिक उसे अपने हाथ से इशारा करके रोक देता है और खुद अपने कदम उस ओर बढ़ाता है जिस ओर चिंटू होता है। और राकेश, पूनम और चंदा भी बाबा के पीछे पीछे जाते हैं
और जीन्स कमरे में चिंटू खेल रहा था उस कमरे में पहुंचते हैं। चिंटू खेलते हुए उन सबको देखता है। तांत्रिक उसके पास जाता है और उसे कहता है, बेटा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? ये सुनकर चिंटू उस तांत्रिक की ओर मुस्कुराता है और अचानक से चिंटू का रूप उस बच्ची में तब्दील हो जाता है जो सबको दिखाई दे रही थी। ये देखकर सभी डर जाते हैं और चिंटू उस तांत्रिक को अपने हाथ से हल्का धक्का देता है और वो तांत्रिक हवा में उड़ता हुआ कमरे की दीवार पर जा लगता है और फिर जमीन पर इतनी जोर से गिरता है कि उसके सिर पर चोट लग जाती है। फिर वो बच्ची अपनी जगह से उठती है और उस तांत्रिक की ओर अपने कदम बढ़ाती है। ये देखकर जख्मी बड़ा तांत्रिक अपना हाथ उस बच्ची की ओर दिखाता है और अपने मुंह से कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, पर उन मंत्रों का उस बच्ची पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर उन तांत्रिक सभी को कहता है, यहाँ से भागो। पर वो सभी दिन डर चुके थे कि उन्हें तांत्रिक की बात सुनाई नहीं दी। उनकी डरी हुई आंखें बस उस बच्ची को देखे जा रही थी। वो बच्ची उस तांत्रिक के पास पहुंचती है और उसकी ओर देखती है और वो जमीन पर पड़ा हुआ उस बच्ची की ओर। वो बच्ची अपना एक पैर हवा में उठाती है और जोर से उस तांत्रिक के सर पर दे मारती है, जिससे उसका सर किसी तरबूज की तरह फट जाता है। ये देखकर चंदा और पूनम बहुत जोर की चीख मारते हैं जो रवि को सुनाई देती है और वो कविता से कहता है, यही रहना इस कमरे में, कहीं मत जाना। और वो उस कमरे का दरवाजा बंद करके उनकी ओर भागता है। पूनम ये सब देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और राकेश उसे संभालता है। तांत्रिक का खून बहता हुआ वहां सन खड़ी चांदी के पैरों तक जाता है और उसके पैर खून में सन जाते हैं। उसके पूरे शरीर से कपकपी छूट रही थी कि तभी वहां रवि भागते हुए आता है और देखता है कि पूनम बेहोश पड़ी थी और राकेश उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। चंदा खड़ी कांप रही थी और तांत्रिक की लाश से खून निकलकर कमरे में फैल रही थी। और फिर रवि को दिखाई देती है वो बच्ची जो अपनी खतरनाक आंखों से उसे देखे जा रही थी, जो ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। वो गुस्से में उसी कमरे में रखी एक लकड़ी की कुर्सी उठाता है और उस बच्ची को मारने की ओर बढ़ता है, पर अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उस बच्ची के कदमों में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। रवि की आंखें खुलती हैं। वो अपने चारों ओर देखता है और अपने सर को पकड़कर खड़ा होता है। वो उसका सर फटा जा रहा था। उसे अपने सिर के दर्द से बहुत पीड़ा हो रही थी। वो देखता है कि पूरे कमरे में खून ही खून है और तांत्रिक अभी भी वहीं मरा पड़ा है। उसे सारी बातें याद आती हैं कि वो कैसे बेहोश हुआ था। वो अपने चारों ओर पूनम, राकेश और अपनी माँ चंदा को ढूंढता है, पर कमरे में कोई नहीं था। वो उसे पुकार